अनाथ बख्त हवेली के फार्म हाउस में हुए तमाशे के बाद आज वो पहली बार क्लासेस लेने आई थी। जब दुरेती से ढूंढता हुआ आया था। क्या यार, तुमने भाई से शादी का इतना सदमा ले लिया, क्लासेस लेनी भी छोड़ दी? दुरेत इसकी जहनी खलफशार से न आशना अपनी बात कर रहा था। हूँ बस, वो बाबा की तबीयत ठीक नहीं थी। तुम सुनाओ फिर, कैसी गुजरी तुम्हारे दुल्हा भाई की दारा जान के साथ? अना के लिए ज़्यादा देर एक मूड में रहना तकरीबन नामुमकिन सा था। इतनी जो गुजरी सो गुजरी, घर में सब दिलाम बक को घोटने से लटकाने वाली से मिलने के लिए मुतजस्स है। इस दिन की बानिस्बत आज जुरैत का अंदाज काफ़ी हद तक हल्का फुल्का था, क्योंकि अपने घोटने पे लटकने का इंतज़ार है अब। अना अपनी बात पे ही हंसी थी। जुरैत ने नासमझी से इसकी फजूल बात को देखा। वेल बताओ, अब कब आ रहे हो अपनी दुलारी बहू को रुखसत करवाने? अना की आंखें किस एहसास के तहत झुलकी थी। मैं हैरान हुई, हमारी टॉपर लड़की बेशर्मी से अपने ससुराल वालों को बुला रही है कि मुझे आके रुखसत कर लो। दुरेत ने इसके बकवास सवाल पे घूरा तो अना भी अपनी जॉन में वापस आई थी। तो क्या टॉपर्स के दिल नहीं होते? इनका दिल नहीं चाहता दुल्हन बने, जब स्पेशली दुल्हा बख्त जैसा ड्रीम बॉय हो मेरिटली आपकी लाइफ में आ जाए और लाइफ ऑसम सी बन जाए। अना की आंखें चमक रही थी। हैं ऐसी काया पलट, कल तो तुम दुल्हान बख्त के नाम से सत्ते खार खाई बैठी थी। दुर्द हैरान हुआ था। मशरक लड़की हूँ ना, पति सामान सौ सौ सौ। अना एक अदा से कहती आगे बढ़ गई थी। दुरैत इस लड़की को और इसके मिजाज को 2 साल बाद भी नहीं समझ पाया था। एग्जाम्स के फाइनल होते ही पूरी क्लास ने कहीं घूमने का प्लान बनाया तो दुरैत के फार्म हाउस का डिसाइड किया गया। जबकि अना की शहरत फिर से शरारतों पे माइल नजर आई, वो इन सभी से आगे थी। दुरैत के फार्म हाउस की तारीफों के पुल बांधे। इस दिन हल्की फुल्की बारिश की कुनमन हो रही थी। सुबह से वो सुस्ती से अपने प्लान पर अमल करने का सोचने लगी थी कि दुरैत ने कॉल की। वो इसे गाड़ी भिजवा रहा है, फार्म हाउस आ जाए। वो गुफ्तगू में मुबतला थी जब बाबा ने बाहर गाड़ी की आमद का बताया। कुछ सोच के वो फार्म हाउस आ गई थी जब इसे एहसास हुआ कि वो तो जल्दी में सेल फ़ोन ही घर छोड़ आई है। सुनो ड्राइवर, बाकी सब कहाँ हैं? वो गाड़ी से उतरते इनका पूछने लगी थी। जी साहब, सामने ड्राइंग रूम में है। वो मुअद्दब सा जवाब देते गाड़ी में बैठ चुका था। अना इसकी बात समझते समझते अंदर की तरफ बढ़ गई। इस दिन की बानिस्बत आज वो फुर्सत से फार्म हाउस का जायजा लेने लगी थी, जिसकी तवील सरसब बाउंड्री किसी क्रिकेट मैदान का मंजर पेश कर रही थी। एक तरफ घोड़ों का अस्तबल था, जबकि इसके साथ मुख्तलिफ परिंदे भी पिंजरों में कैद नजर आए। अल्लाह ही पूछेगा तुमसे दुल्हा बाग, इन मासूम परिंदों ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? वो इसे मन ही मन में सुनाते अंदर दाखिल होती। जब अंदर दाखिल होते इसके कदम टुटके थे। तुम यहाँ क्या कर रही हो? दिल्हाम इसे अपने सामने देखते चिल्लाया था। आहिस्ता आहिस्ता, क्या हो गया? कौन बहरा है भला यहाँ? हर बात पे चिल्लाने से अगर आपको लगता है कि आप कोई हीरो टाइप लगोगे तो इस ख्वाफहमी से निकल आइए। सोरो रूट यूर और इसे यूं सामने देखते दिल अना का भी सहमा था, लेकिन अपने खौफ पे अपनी जबान को गलबा दिया। न जाने दुरेत वाले कहाँ थे। शट अप, मेरे सवाल का जवाब दो जो पूछा है। वो उसके करीब आते इसके बाजू को अपने आईनी शनकचे में ले गया था। देखिए मेरे क्यूट दूल्हा जी, आपने जब जब अना का दिल दुखाया मुश्किल में ही फंसे, इसलिए मेहरबानी फरमा फासला रखें, आगे खतरा है। वो फुर्सत से इसके भारी हाथ पे अपना मुंह हाथ रखते इसे बाजू से हटाना चाहती थी। फिर दिल्हाम का एक ही झटका काफ़ी था, जो अगले समय कटी हो डाली थी की तरह इसके करीब थी। तुम अपनी फजूल की बातों से दारा जान के को भला फुसला सकती हो, मुझे नहीं। सीधे सीधे तरीके से बताओ, यहाँ क्या करने आई थी? दिल्हाम का आईनी शनकशा मजबूत पड़ा था। चोरी करने आई थी दिल्हाम बक का दिल तो नहीं। सोचा इस बदले से एक आध मन पसंद घोड़ा चोरी कर लूँगी। नफासत से बात का रुख मोड़े वो इसे जिज कर चुकी थी। अमीर बख्श, गनी, मूसा कहाँ मर गए सबके सब? ये लड़की अगले 5 मिनट में यहाँ से गायब होनी चाहिए। वो इसे पीछे को धक्का दिए वहाँ से निकलता गया था। इस बात से अनजान की एक हल्की सी करा के बाद वो होश खर से बेगाना हो चुकी थी। नुरैन जिसे दुल्हा बख्श से फार्म हाउस में आने की परमिशन नहीं मिली थी, बीच राह में उन्होंने अपना प्लान प्लेन प्लान चेंज कर लिया था, जिसके लिए इसने अना को बाहर मैसेज भी किया था कि ड्राइवर को ये एड्रेस बता दे, और ड्राइवर भी कॉल पिक नहीं कर रहा था। और अना की अपनी गफलत से वो इस हिटलर के आस्थाने पहुंच गई थी।
वो कमरे में बैठा सिगरेट फूंक रहा था, जबकि मौसम अपने उरूज पे था। दिन के बादल गरज गरज के बरस रहे थे, जबकि हल्की नॉक करते दुरुद इसके कमरे में आया था। कैसा रहा तुम्हारा ट्रिप? दल्हाम ने सिगरेट एश ट्रे में फेंक दी, इससे पूछा था। अच्छा रहा भाई, पर वो आपसे एक बात पूछनी थी। इसके गुस्से से दबके रहने वाला दुरेद कुछ उलझा सा था। हाँ पूछो, क्या हुआ है, कुछ चाहिए क्या? वो अपनी चेयर से उठते खिड़की के पास आकर रुका था, जहाँ बारिश की बरसती बूंदें एक अजब सा रूनामी माहौल पैदा कर रही थी और दिल की उदासी हंसो थी। वो लड़की जिस दिन से इसकी ज़िंदगी में आई थी, इसकी ज़िंदगी को मज़ीद बेसुकून कर गई थी। भाई वो अनाम दुरेद की बात पर से झटके से कहर आलूद निगाहों से इसे देखा तो नजरें झुका गया। बोलो अब क्या कारनामा अंजाम दिया तुम्हारे दोस्त ने? वो इसकी पहली बात का असर ज़ाहिर करने के लिए दोस्त पे जोर देकर बोला था। तुरंत कुछ देर तामुल से नजर आया, मगर मगर अगर इसे अना के बारे में मालूम ना हुआ तो? बोलो तुरंत। तलहम बखौर इसके चेहरे के उतराव चढ़ाव देख रहा था। वो अना के बाबा की कॉल आई कि वो फार्म हाउस के लिए निकली थी। आई मीन ड्राइवर को मैंने भी भेजा था इसे लेने के लिए, लेकिन मिस कॉन्टेक्ट होने की वजह से वो शायद फार्म हाउस चली गई और फिर अभी तक घर नहीं गई। तुरंत ने बामुश्किल अपनी बात मुकम्मल की थी, जबकि दिलहाम को तो जैसे इलेक्ट्रिक शॉक लगा था। तो कहाँ गई वो बेवकूफ़ लड़की? इसे वहाँ से मैंने खुद निकाल के आया था, दोबारा पूछो इसके बाप से। दुल्हान के लहजे से लगती आहानत से बारातर वो अना की परेशानी में सर हिलाता वहाँ से निकल गया था। क्या चीज़ है आप मैडम? अनादिल बैठे बिठाए नई मुसीबत। वो मुस्तरब सा था, शायद एक वजह ये भी थी कि वो जैसी भी पागलती पर थी तो इसके निके में ही थी। वो पेशानी मसलते फिर से खिड़की के करीब आ रुका था, जब एक बिजली सी दिमाग से कूदी वो बिना देर भागते हुए अपने कमरे से निकला। भाई आपके लिए दूध। इसके कमरे के पास पहुंची रम्स ने इसे बाहर आते देखा तो दूध का गिलास इसे पकड़ाना चाहा। दुरेद कहाँ है? बिना इसकी बात पर तवज्जो दिए वो बोला था, शायद बाबा जान के पास है। लेकिन आप ये भाई? रम्स ने इसे आवाज़ दी, पर वो अपने गिर चादर लिपटे वहाँ से निकल गया था। बाबा जान के कमरे में झांका तो दारा जान, बी जान और बाकी सब बैठे नजर आए थे, जबकि दुरेद इनसे नजरें बचाते मोबाइल पे कुछ टाइप करने में मसरूफ। कुछ देर कन्फ्यूज सा ठहरा, वो बिना दरूद को मुखातिब किए वहाँ से निकल आया था और बिना ड्राइवर के खुद ही वहाँ से निकलते फार्म हाउस आया था। तमाम मुलाजिम इसे देखते अलर्ट हुए थे। इसे याद था कि मैंने आवाज़ें देता वहाँ से निकला था, जिन्होंने शायद अंदर झाँका भी नहीं था। दलहाम बाबा आप यहाँ? इतनी बारिश में खैरियत तो है बेटा? मीरन बख्श इसे देखते आगे बढ़ा था। मीरन वो लड़की कहाँ? हाँ है, आई मीन अना। वो उलझा सा परशुकन माथा लिए बोला था, हवाला किया दे समझ नहीं आया। अच्छा वो बिटिया आपके कमरे में सो रही है, बारिश और सर्दी इतनी थी शायद इसलिए वो वापस नहीं गई। मीरन समेत तमाम लोग भी यहाँ हुई कार्रवाई से आगाह थे, सो अना दल्हाम के हवाले से इनके लिए मुकद्दम ठहरी थी। वो बिगड़े तेवर लिए इसकी क्लास लेने का सोचते हुए अंदर बढ़ा था। अपने कमरे में दाखिल हुआ तो वहाँ हर चीज़ से बेनियाज सो रही थी, जबकि इसके माथे पे जमी बैंडिश ने दल्हाम को चौंका दिया था। वो धीरे से इसकी जानिब कदम बढ़ा गया था। इसे अच्छे से याद था कि जब वो यहाँ आई थी तो इसके माथे पे ऐसा कुछ नहीं था, तो इसका मतलब है आंखों के सामने इसे झटकाने का मंजर घूमा तो अपनी गफलत में गुस्सा आया था। सख्ती से मुठ्ठियां बेचे अपने गुस्से को कंट्रोल किया और हौले से इसके गुलाबी चेहरे से छूती अपनी उंगलियों का लफ्ज इसकी बैंडिश पे छोड़ा था। बारिश के जोर पकड़ने की आवाज़ इसे तफक्कुर में मुबतला कर गई थी। क्या वो इतनी पागल थी कि इसे घर जाना याद ही नहीं था? दिलाम अपने गिर शॉल लिपटे पर खड़ा हुआ था और कदम बाहर की जाने बढ़ाए। दुरेद को इसकी यहाँ मौजूदगी का बताते इसके बाबा को आगाह करने को कहा था। बाबा आपके लिए कुछ खाने को ला दूँ? मिरन मुअद्दब सा रुका इससे पूछ रहा था। नहीं मिरन तुम जाओ, रुको। क्या इसने खाना खाया था? और चोट कैसी लगी इसके सर पर? दिल्हाम का तशवीशी अंदाज ऐसा था कि जैसे मीरन का इस सब में हाथ हो। बाबा वो आपके जाने के बाद? मीरन इसे तफसील से बताने लगा था कि कैसे इसके जाते हुए रूम्स लॉक करने आया था, जब इसने अन्ना को एक साइड पे गिरा हुआ देखा और उसके माथे से खून निकल रहा था। मीरन को खाना कमरे में भेजने का कहते वो वापस आया था, तो वो भी अभी ऐसी ही लेटी थी। वो तजद्दुद का शिकार था, उठाए तो उठाए कैसे? अनादिल वो इस पे झुके हल्के से इसके शाने हिलाते हुए बोला था। अना करवट बदले रुख मोड़ गई थी और कंफर्ट पर मजीद खुद को लपेट के सो गई। नींद में भी इस लड़की की अकड़ ख़त्म नहीं हुई थी। अनादिल विकअप टेक ड्रीम टैम आर्डनर टीम। अनादिल विकअप इसके चेहरे से कंफर्ट खींचते इसने अनादिल
اس کے چہرے سے کمفرٹ کھینچتے اس نے انا کے چہرے پر ہاتھ رکھ کے جگایا تو جانا پہچانا لمس پاتے اٹھ بیٹھی تھی۔ او لمبی جمائی تو جمائی آ گئی آپ آ گئے آپ، انگڑائی اور جمائیاں لیتے ہوئے دلہام کی ساتھ پشت و پہچان کیے اٹھ بیٹھی تھی۔ دلہام نے کوف زدہ ہوتے ہوئے اسے دیکھا۔ گھر کیوں نہیں گئی تم؟ اسے جرا کر رہا تھا۔ انہوں نے بیزار نے کہا اس پہ ڈالی، یہ بھی میرا ہی گھر ہے، سو میں یہاں رہوں وہاں رہوں کیا فرق پڑتا ہے؟ وہ بے فکر سی کمفرٹ سے نکلتے بالوں کو ایک چوڑے کی شکل دیتے واش روم میں گھسی تھی۔ دلہام اس لڑکی سے سختی سے پیش نہیں آنا چاہتا تھا۔ دلہام وقت کے زندگی کے اصولوں میں شامل تھا کہ اجنبیوں میں اپنوں والا روپ نہیں رکھنا تھا، لیکن وہ لڑکی آپ یہاں کیوں آ گئی؟ وہ واش روم سے نکلنے کے لیے سوالات بھی لائی تھی، کیونکہ آج رات میں اپنی تیسری بیوی کے ساتھ اسپینڈ کرنا چاہتا تھا۔ دلہام اسے کونی سے پکڑے بستر تک لایا تو انا کے چہرے پہ ایک سایہ آ کے گزرا تھا، لیکن میں بالکل اس چیز میں انٹرسٹڈ نہیں ہوں، انفیکٹ میری غلطی سے بن جانے والے دولہا صاحب مجھے آپ میں بھی انٹرسٹڈ نہیں ہے۔ وہ اس کی ذات کی نفی کرتے اپنا بازو اس کی گرفت سے چھڑانے لگی تھی۔ کیوں میں ایک ٹپیکل فیوڈل پولیٹیشین ہوں جسے شادی اور بچے کے علاوہ کوئی کام نہیں ہے تو اپنی اتنی ینگ اور خوبصورت بیوی کے حقوق پورے نہیں کرے گا؟ تو یقیناً ناانصافی ہوگی جو تاولی سی یہاں چلی آئی اپنے دولہا بخت کے پیچھے۔ وہ ایک ایک بات جب باتیں اس کی اور دریت کی باتیں دہرانے لگا تھا۔ اس کا مطلب تھا کہ دریت اپنے بھائی کو ہر چوکلی لگاتا ہے۔ وہ خیالوں میں ہی دریت کی کلاس لینے لگی تھی جب دلہام کی حد درجہ بڑھتی غربت پہ بھوکلائی۔ ہاں تو وہ ہے ہی آپ ایسے۔ وہ پیچھے کو سرکی تھی۔ تم سے بہتر کون جانتا انادل کے دلہام بخت کی کتنی بیویاں ہیں؟ گھنی مونچھوں تلے کا کاٹدار لب مسکرایا تو انا کی جان پہ بنی تھی۔ مجھے کیوں پتا ہوگا بھلا ایویں خواہ کی خوش فہمیاں لائق ہے انا دلاور فضول نہیں جو آپ کی جاسوسی کرے گی۔ وہ بڑے اعتماد سے کہہ رہی تھی لیکن نظریں اوپر اٹھانے کی ضرورت نہیں کی تھی جب دلہام بخت نے اس کے کانوں کی لو کو ہلکے سے چبایا تھا اور وہ تڑپ ہی تو اٹھی تھی۔ کیا چاہتے ہیں آخر آپ؟ گویا شکست مانی تھی۔ آزادی دلہام بخت نے بنے لگی لپٹی رکھ کے کہا تھا۔ کیوں انادل ہوں نا میں، کیونکہ انا دلہام بخت کے دل میں رہتی ہے، اس لیے وہ انا دل ہے۔ سو اس آزادی سے آپ نے مر جانا ہے تو بہتر یہ ہے کہ پابند وعدہ رہے آپ مسٹر دلہام بخت۔ ان آنکھوں میں چھپے رازوں سے پردہ اٹھانے کو اس کی آنکھوں میں جھانکنے لگی تھی جب دلہام ساکت ہوا تھا۔ تمہیں نہیں لگتا کہ تم موت کی وادیوں کا سفر کر رہی ہو؟ دلہام اس پر اپنی گرفت ڈھیلی کیے دوری بناتے بولا تھا۔ میں دلہام بخت کی تیسری بیوی بن کے بھی خوش ہوں، اس لیے ہم دونوں کے لیے یہ فائدہ مند ہے کہ ہم اس رشتے کو نبھائیں اور اس حد تک نبھائیں جہاں کوئی ایک ہار نہ مان لے۔ وہ اس کی نظروں میں جھانکتے ہوئے بولی تھی تو میں نے ہار مانی انادل، تمہارے یہاں سے جاتے ڈائیورس پیپر مل جائیں گے تمہیں۔ وہ ایک دم سے اجنبی بنتے اپنے خول میں سمٹا تھا۔ غلط فہمی ہے آپ کی مسٹر دلہام، وہ خوابوں کی کرسیاں جو فی الحال آپ کی آنکھوں میں چھپتی ہیں وہ بکھری تو بخت حویلی کا شیرازہ بکھیر دے گا، اس لیے ڈائیورس والی غلطی تو کبھی مت کریے گا۔ دلہام بخت ہاں سہاگ کا جوڑا بھیجیں گے تو خوشی خوشی آ جاؤں گی میں اپنے دلہا بخت کے پاس۔ انا کے تانے تشنوں کے ساتھ بات کو وہی غیر سنجیدہ رخ پہ لے جانا دلہام کو سخت برا لگا تھا۔ وہ اسے کچھ سخت سنانے کو آگے بڑھا تھا جب دروازہ نوک ہوا۔ میرن کھانے کا کہہ رہا تھا اور واؤ کھانا، ایسا لگتا ہے یہ لفظ سنا ہے کہیں۔ یاد آیا صبح سے میرے پیٹ میں دوڑتے چوہے اس راگ کو سنا رہے تھے، وہ شرارتی انداز میں کہتے دروازہ کھول گئی تھی۔ دلہام کی لال انگار آنکھیں اس پر گڑی تھی جو ٹرے کو بستر پہ رکھے مزے سے کھانے بیٹھ چکی تھی۔ ویسے اپنے یہ دلہا بخت نوالا منہ میں رکھتے ہوئے اس سے مخاطب تھی جو سر ہاتھوں میں گرائے بے بس سا بیٹھا تھا۔ ڈائیورس بھی نکے کے جیسے 2 بار دو گے؟ آئی مین وہ ابھی بات مکمل نہیں کر پایا تھا جب وہ چند سیکنڈ میں اس کے سر پر آ پہنچا تھا۔ اس کا چہرہ سختی سے اپنے ہاتھ میں جگڑا تھا۔ انا کا نوالا گلے میں اٹک گیا تو آنکھوں سے پانی برسنے لگا۔ تمہیں یہ کوئی ڈرامہ نظر آ رہا ہے جہاں تم نکاح اور ڈائیورس کو مذاق سمجھتے ہوئے بار بار انجوائے کرنا چاہتی ہو؟ سختی سے کہتے اس نے انا کا چہرہ جھٹکا۔ پہلی بات ہے کہ دلہام بخت آپ کے ہاتھ بڑے سخت ہیں، لے کے جبڑوں کو دہلا بھی دیا، ابھی تو کھانا شروع کیا تھا میں نے۔ خیر دوسری بات یہ کہ میں بھی آپ کو یہی سمجھانا چاہتی کہ یہ شادی بیاہ ڈائیورس والی باتیں مذاق نہیں ہوتی۔ اللہ نے بھی حلال چیزوں میں سب سے ناپسندیدہ چیز یہ ڈائیورس کو ہی کہا ہے، تو کیا ہی اچھا ہو کہ صلح صفائی سے رخصتی کی بات کی جائے تاکہ میرے بابا بھی بیٹی کا گھر بستہ دیکھ کر خوش ہو۔ بڑے آرام سے اپنی زبان کے مزید جوہر دکھاتے ہوئے پھر سے کھانے بیٹھ گئی تھی۔ دلہام اسے دیکھنے لگا تھا۔
یا اللہ खाना हज़म हो या अल्लाह खाना हज़म हो जाए, कैसे भुक्कड़ लोगों के जैसे घूर रहे हैं आप, मुझे दरहम वक़्त खाना ही तो खा रही हूँ, अगर आपने खाना तो खा ले, आई मीन मेरे बाप के तो नहीं, आपके बाप के पैसों का ज़रूर है। दरहम इसे देखकर रह गया था, इसके साथ कोई हँसी खुशी भी शादी करता तो पागल हो जाता, और दरहम वक़्त के सर पर तो बार-बार वो ज़बरदस्ती थोपी गई थी। पहले निकाह के वक़्त मुझे बिल्कुल मालूम नहीं था कि आप इतने अमीर हैं, लेकिन दूसरे निकाह के वक़्त मैं बहुत कुछ जान चुकी थी। ये भी कि आप एक मशहूर शख्सियत हैं, मेरे नापसंदीदा शोबे से ताल्लुक़ रखते हैं, मेरी नापसंदीदा जगह पर रहते हैं, और पता नहीं कितना ही मेरी पसंद के ख़िलाफ़ काम करते हैं। आधा लुक़मा मुँह में और आधा हाथ में भी वो दुल्हन बक्का सेरो खून चला चुकी थी। फार्म हाउस की रात अना ने इसके बेडरूम में गुजारी थी, जबकि दिल्हाम ने पूरी रात इसकी मौजूदगी को आस-पास महसूस करते जलते हुए गुजारी थी। सुबह उसके उठने से पहले जा चुका था, जबकि मीरन को इसे घर छोड़ने की ख़ुसूसी हिदायत भी दी थी। वो घर पहुंची तो लावर या आसानी इसका इंतज़ार करते नज़र आए थे। क्या करना चाह रही हो तुम? अनो अनो दबी राख को कुरेदने से रेती आहत आएगी, और अगर गलती से कोई जो चिंगारी सुलगी तो मेरे बच्चे, मुझे डर है कहीं वो तुम्हें ही ना ज़ख्म दे दे। घर में आते ही बाप के कड़े सवालों से इसे मज़ीद गुस्सा दिला रहे थे। अपना हक ले रही हूँ बाबा, क्यों छुपा रहा है वो मुझे? इसे दुनिया के सामने मुझे एक्सपोज़ करना ही होगा, मेरी मौसम हैसियत से। वो पुरएतमाद अंदाज में कहती कमरे में घुसी। शावर लेते इसके दिमाग कुछ हल्का पड़ा था, तो वो आगे का सोचने लगी। दिल्हम बख्त हवेली के मकीनों की पुरसरार खामोशी को तोड़ कर रही थी। शब व रोज़ ऐसे ही गुज़रे थे, पढ़ाई ख़त्म हो चुकी थी, जबकि जॉब की तक व दूध का वो सोच रही थी, जब एक दिन दुरैत की कॉल पे हैरान हुई थी कि दाराजन इसके साथ इसके घर आना चाह रहे हैं। अना के तो पाँव ज़मीन पर नहीं टिक रहे थे, कामयाबियाँ थी कि समेटने में नहीं आ रही थी। बाबा कुछ दिनों में दाराजन और बख्त हवेली के लोग आएंगे। वो इनके कमरे में दाखिल होते हुए खुशियों की नवेद लाई थी, जब कमरे में छाया गैर मामूली सन्नाटा और दिलावर यज़दानी की खामोशी इसे ठटका गई थी। बाबा वो इनके कंधों पे हाथ रखती पुकारने लगी, जब इनका बेजान वजूद बेतवाज़ुन सा एक तरफ को गिरने लगा था, जब अना इन्हें अपनी पनाह में लेने लगी थी। अभी कुछ देर पहले ही वो इनको नाश्ता करवा के गई थी, बेयकीनी के हद सो। अना की आ बका पे अहले मोहल्ला इकट्ठा हुआ, और दिलावर का बेजान वजूद इन सबको इस बेचारी पर रहम खाने पर मजबूर कर गया था। अभी इसकी माँ को गुजरे ज़्यादा वक्त नहीं गुजरा था। दूसरा, आज तक कोई भी इनका रिश्तेदार या दोस्त वहाँ इनके घर आता जाता नहीं था, तभी सब अना को लेकर परेशान भी थे। दिलावर यज़दानी को हार्ट अटैक हुआ था, जो जानलेवा साबित हुआ। कशफ जो इसकी क्लास फेलो थी, इसके हमसायों में रहती थी, तमाम क्लास को आगाह किया तो दुरेत भी इनके जनाजे में आया था। स्वयं के बाद वो मोहल्ले वाली ख़वातीन इसे तना जानते इसके साथ ही रह रही थी। स्वयं के बाद घर चलती थी, जब दुरेत इसके पास आया था। अना बी ब्रीफ, यार हिम्मत करो प्लीज़। वो उसके कंधे पर हाथ रखते दिलासा देने लगा तो टूट के बिखरी थी, एक बार फिर अपने माँ बाप को रोती थी। दुरेत ने कुछ सोचते हुए दिल्हाम बख्त और दारा जान को भी इस पे गुजरे सानिया के मुताबिक आगाह कर दिया था। दारा जान ठहरे सदा के नरम और दिल्हाम के हवाले से भी इसे मुअद्दब जानते उसके पास आए थे। ना बाहर इन सब के दरमियान बैठी थी, जब दिल्हाम घर के अंदर गायब हुआ था, और कुछ देर बाद मुतमईन सा वापस आया था। दारा जान अपनी मखसूस नरम अंदाज में इससे बात कर रहे थे, जबकि बी जान भी तनफीती निगाहों से इस छोटे से घर को देखते हुए दिल्हाम बक की चॉइस देख रही थी, क्योंकि घर में यही बताया गया था कि अना के साथ दारा जान ने दिल्हाम बक की पसंद पे निकाह करवाया है। दारा जान ने इसे वक्त हवेली जाने का कहा तो नफ़ी में सर हिला गई थी। मैंने कहीं नहीं जाना, अपने बाबा का घर छोड़ के मैं यहीं रहूँगी। इसकी ज़िद पर दिल्हाम ने कुछ चौंकते हुए इसे देखा। इस मौके पर तो वो कोई गेम नहीं खेल सकती थी। दारा जान रहने देते ना, अगर ये नहीं जाना चाहते तो आप इन्हें फ़ोर्स मत करें। दिल्हाम ने रसानियत से कहा था। अना ने एक सुलगती निगाह इसमें डाली और रुख मोड़ लिया। बेटा जी, वो भी तो आपका ही घर है, दिल्हाम की दुल्हन होने की हैसियत से, पी जान भी अपने पुरशफ़ीक अंदाज में बोली थी। अना फिर भी नफ़ी में सर हिला गई थी, तो उन्होंने ज़्यादा फ़ोर्स करना मुनासिब नहीं समझा। हालात ही कुछ ऐसे थे, पर दारा जान दिल्हाम बख्त को इसके पास रहने का कहा था, क्योंकि शहर में ज़्यादा काम इसी के होते हैं। वो बाहर आते एहतजाज बुलंद कर गया। दारा जान, मैं 24 घंटे कैसे भला इन मोहतरमा के पास रह सकता हूँ, और मोहल्ले के लोग क्या सोचेंगे? मेरी एक पहचान है, फिर क्यों लोगों को और कोई काम नहीं है तुम्हें सोचने के अलावा? या तो फिर इसे कायल कर लो अपने साथ चलने के लिए। अना बच्ची यहाँ अकेली नहीं रहनी चाहिए।
दारा जान हुक्म मुसल्लत करते जा चुके थे। क्या मुसीबत है ये लड़की, इन सब के जाते ही वो भी वहाँ से चला गया था। मूसा किसी मुस्तकिल औरत का बंदोबस्त करो अनादिल के साथ रहने के लिए। इसने गाड़ी ड्राइव करते मूसा को हुक्म दिया था। जी बेहतर। और हाँ, एक गार्ड को भी मुस्तकिल हायर कर दो जो इसके आने जाने में भी इसके साथ साथ रहे। मुनासिब सी जगह देखो मोहल्ले में, और इसके लिए गाड़ी भी मुस्तकिल होनी चाहिए। वो इसके लिए तमाम तर फैसिलिटीज़ का इंतज़ाम करते गोया दाराजन की खदशात और एतराज़ात को ख़त्म करने लगा था। रात गए वो तनहा लेटी तो घर के सन्नाटे इसे हौलाने लगे थे। वो सर घुटनों पे टकाए बाहर सहन में बैठी फर्श पे अपनी उलझी ज़िंदगी की लकीरें खींच रही थी जब 2 कदम इसके सामने आकर रुके थे। एमरे और अरीना आ रही हैं भाई साहब के साथ पाकिस्तान। बख्त हवेली में एक पुकार पड़ी तो टेवरी पर बैठे हुए शख्स की धड़कनें तेज हुई थी। अरीना सिर्फ नाम का ही चांद ना थी बल्कि ऐसी मासूम सूरत जो हमेशा से इसके दिल में एक हसीन याद की तरह रहती थी। क्या ये सच है भाभी? अफरीम चाचा आ रहे हैं? अपनी धड़कनों को मुअत्तल करते इसने किचन में काम करती अमराव से पूछा था। हाँ, सुना तो ये कि बख्त हवेली के बख्त जागने वाले इन सन्नाटों को चीरने 2 अप्सरा आ रही हैं और वो अहम सुनाए अफ़रीम चचा इस बार कुछ अहम काम से आ रहे हैं। अमराव भाभी ने शरारती निगाहों से इसे देखते हुए कहा था। इनका ये दूसरे नंबर वाला देवर इन्हें बेहद अजीज़ था क्योंकि शादी के इतने अरसे बाद भी वो अभी तक औलाद की नेमत से महरूम थे तो छोटे दोनों देवरों को अपने बच्चों के जैसे पाला था और उसके दिल की नेहा खानों में गूंजते नाम की सदा से अच्छे से आगे थी। हवेली में कोई लड़की ना होने की वजह से वहीं इनकी बहन और भाभी का किरदार अदा करती नजर आती। रामिश ने वो रात कई ख्वाबों को बुनते गुजारी थी जब शामी दरबार ने हवेली का दरवाज़ा खोलते इन कलियों का वेलकम किया था। बीजान और दारा जान तो उन्हें देखते ही खुल उठे थे। इतने अरसे बाद इनकी आमद जहाँ अफरीम की बीवी के बिछड़ने पर अफसरदा कर रही थी वहीं इन कलियों के आंगन में खिलने से एक नई जिंदगी जाग उठी थी। रात गए थे महफिल जमी रही थी जब सभी थक हार के कमरों में जा सोए थे। अरीना की खिड़की से कूदता एक पत्थर इसके कमरे में आ गिरा तो वो तो वो जो सोने के लिए लेटने लगी थी हैरान सी खिड़की से झांकने लगी थी। सामने ही वो दोनों हाथ सीने पे सजाए इसे अपने और बुलाए जा रहा था। अरीना के चेहरे पे एक शर्मींगी मुस्कुराहट खिली थी और अपने एक गिर्द चादर उड़े वो बाहर आई। कैसा रहा सफ़र? पहली बात का आगाज़ रामिश की तरफ से ही हुआ था। अच्छा, मुख्तसर सा जवाब देते अरीना ने इसकी तरफ मुस्कुराहट उछाली थी। हाँ, हाँ, सुना है कि इस बार के अफरीन चचा की आमद कुछ ख़ास वजह से हुई है। वो उसके सामने रुकते हुए पूछने लगा था। हाँ, अपिया की शादी करना चाह रहे हैं पापा। इसने गोया इसकी इन्फॉर्मेशन में इज़ाफ़ा किया तो वो इस बात में सर हिला गया था और अरीना का क्या भरपूर शरारती मुस्कुराहट उसकी तरफ झुका था। आपने मुझे ये इन्वेस्टिगेशन के लिए बुलाया है। वो इसे आंखें दिखाने लगी तो उसका कहकमा बेसाख्ता था। नहीं, इतने अरसे बाद जी भर के देखने के लिए और ये बताने के लिए कि चचा जान को बता दें इस तरफ से बेफिक्र हो जाएं, बाकी सब मैं संभाल लूँगा। इसने आलम दीवानगी में कहते अरीना के गुलाबी रुखसारों को शहादत की उंगली से छुआ तो वो सर झुकाए मुस्कुराने लगी थी। जानते हैं सब, शर्मिंगी मुस्कुराहट से एतराफ़ हुआ था क्योंकि बचपन से अरीना के लिए इसका सोचा जा रहा था। वो अपनी जान को अपने आंगन में खिलता देखकर बहुत खुश था। ये बड़ों के फैसले ने इन दोनों के चेहरे की मुस्कुराहट छीन ली। अना ने सर उठाए उठाए आने वाले को देखा। ठंड बहुत हो रही है, कमरे में जाके सो जाओ। तहक्कुम भरी आवाज़ में इसने रुख मोड़ लिया था। क्या अब तुम्हारा सांस बंद नहीं हो रहा इतनी देर खामोश रहने से? वो जानबूझ के इसे चिढ़ाते हुए बोला था। तुरेत इन्हें इतनी जल्दी नहीं जाना चाहिए था। वो सिसकती हुई दोबारा घुटनों में सर दिए गई थी। तुरेत पंजों के बल इसके सामने बैठे अनकश शहादत से इसका सर ऊपर करके उठाया। आई मिस हम वो दोनों ही चले गए। तुरेत मेरा यहाँ कौन है अब? गुलाबी आँखों को देखते ही इसे रहम याद आया था। हम सब है ना अना दलहाम भाई बहुत अच्छे हैं बस अगर तुम ज़रा से अपनी बेवकूफ़ियों पर काबू पा लो तो। दुरेत की ज़बान फिसली थी। अना ने कुछ देर इसे देखा फिर अंदर की तरफ बढ़ गई। दुरेत ने गहरी सांस भरी। इसे दलहाम ने अर्जेंट मैसेज पे अना के साथ रहने के लिए भेजा था क्योंकि इतनी जल्दी कोई काबिल भरोसा औरत मिल नहीं पाई थी। अना कमरे में आई तो खाली दीवारें देखती चौकी थी। इसे शिद्दत से एहसास होता है कि दलहाम बक के नाम से जुड़ने के बाद वो बेनाम रहने वाली थी। लेकिन इसे बख्त हवेली में अपनी हैसियत से जाना था। कुछ दिन मज़ीद सिरके थे और इस बीच में दारा जान और कभी-कभी हवेली की लड़कियाँ भी इससे मिलने आती रही थीं। इस दिन काफ़ी देर इंतज़ार करने के बाद भी दुरेत नहीं आया तो खाली घर इसे काट खाने को दौड़ रहा था। लेट नाइट एक पार्टी से फरागत पाते इसने देखा तो दुरेत के मैसेज पर चौंका था जिसने अपने शहर से बाहर जाने और अना के अकेले होने का बताया था।
ऐसे एकदम से इस सिद्धि लड़की पे गुस्सा आया था, जिससे एक हादसाती रिश्ता बन जाने की वजह से सभी सफल कर रहे थे, उसे परवाह ही नहीं थी। वो घर आया तो टिटरी पे लगा दरवाज़ा अंदर से मुनफ़सिल किया गया था। कुछ देर सोचने के बाद वो हमेशा की तरह दीवार फलांगते अंदर आया था। पहले भी कई एक बार वो अन्ना की उल्टी रविश की वजह से इसी तरह घर में घुसा था। वो बेचैन सी करवटें बदल रही थी जब एक साया सा खुद पे महसूस करते वो बेसाख्ता चीखी थी और दल्हाम ने इसके मुँह पर हाथ रख के इसकी चीख की आवाज़ घूटी। हमेशा झाइल रहना तो वो इसके कानों में फंकारा था। अन्ना ने इसके हाथों से खुद को आज़ाद करवाया। और ये कौन-सी आला डिग्री है जिसमें आप लोगों के घर दीवारें फलांगते हुए आ जाते हैं। वो सुर्ख़ चेहरा लिए दिलहाम के तने नकुश देखने लगी। बकवास करवा लो इस लड़की को जो दिल चाहे। खून का असर है कहीं न कहीं। सीधी साफ बात दिलहाम बख़्त के दिल पर लगी थी। शट अप! वो उँगली उठाए इसे वार्न कर गया। यू आल्सो शट अप! दिलहाम बख़्त ऐसे रोब नहीं झाड़ सकते आप मुझ पर। वो दुबुदू होते बोली। झाड़ना भी नहीं चाहता जहाँ किसी के दिमाग की पेच ढीले हों वहाँ असर ही नहीं होना। वो इससे फासला बनाए एक सोफ़ा-नुमा कुर्सी पर बैठते हुए टाँग पे टाँग जमाए बैठा था। तुम्हें जल्द से जल्द कोई फ़ैसला लेना होगा। बख्त हवेली की इज़्ज़त तुम छोड़ चुकी हो, बहुत अच्छा किया, लेकिन मैं एक छटांग पर लड़की की खातिर ये घनचक्कर नहीं बन सकता। जान छोड़ो मेरी और कहीं भी शादी करके सुकून से ज़िंदगी गुज़ारो। आपको किसने ये गलतफ़हमी डाली कि मैं बख्त हवेली नहीं जाऊँगी? पूरी शान-ओ-शौकत से रुख़सत होके जाऊँगी और बाकायदा दुल्हान बख्त की दुल्हन बन के। वो अपनी पुरानी जोन में लौटती नज़र आई। पछताओगी तुम, दुल्हान ने वार्न किया था। दिल पे मेरे ही शाख नहीं है तेरा फ़राक़, ख़ामोश है चमन में अनादिल तेरे बग़ैर। अनादिल के बग़ैर दिलहाम बख़्त का भला क्या वजूद रह जाना है। वो और कुछ ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट थी शायद दिलहाम को लेकर। आज तक वो इसे ज़िद करता आया था। अनजान ज़बान में अब के अना ने डायरेक्ट लफ्ज़ों के तीर बरसाते हुए चेहरे के ज़ाविये बिगाड़ कर रह गया। दिलहाम बख़्त से जंग असाब की जंग से जंग है अनादिल, तुम हार जाओगी। इस पे चैलेंजिंग आइज़ गाड़ी थी। अना दिलावर है नाम मेरा, कहो मीनार कुतुब पे लिखवा दूँ। हमेशा की तरह तस्की की थी जबकि दल्हाम का दिल किया इसको मीनार कुतुब के बजाय दीवार अनार कली में जुड़ा दे। किस अजीम इंसान का कौल है ना दिलहाम बख्त के दिल में रहती है और अब दिल और दिमाग समेत दश्त की साथी है तो इसे अनादिल ही बनना पड़ेगा। दिलहाम की उंगली की पोज इसके रुखसार को छू रही थी। अना की आंखों से निकलते शोले से काफ़ी महफूज कर रहे थे। इसने दिलहाम बख्त का हाथ झटका था। ज़बान लड़ाने की ज़रा सी सज़ा तो बनती है। दिलहाम का अंदाज दिलबराना जबकि अना को सरासर लोफराना लग रहा था। लो आपके नाम के साथ एक थे ज़रा सा मर्द क्या लग गया, आप तो तना सर दुनिया को सर कर लेंगे। आपका दिल चाहे किसी और के दिल में तीर चलाएं, चाकू चुरियाँ गोलियां तक चलाएं, बल्कि जहाज चलाएं, गाड़ियाँ चलाएं, रिक्शे ट्रक से लेके। अना बोलना शुरू हो चुकी थी जब गुलाम ने इसे कलाई से थामे अपनी तरफ किया और सख्ती से हाथ इसके मुंह पे जमाए। उसकी आंखें बाहर को उबलती नजर आई तो दुल्हाम ने इसे रिहाई दी और हम जबान भी ना चलाएं। वो बातें जो इसकी रह गई थी वो इसने दिलहाम बख्त के सामने मुकम्मल ज़रूर की थी। यू आर इम्पॉसिबल गर्ल, दिलहाम का बस नहीं चलता था इसकी गर्दन दबा दे। बहुत जल्द दारोदार मुझे हवेली की बहू बना के ले जाएंगे तब आपको बताऊंगी कितना कि अना इम्पॉसिबल को पॉसिबल बनाती है। कभी गौर तो करो, लफ्ज़ इम्पॉसिबल खुद ही कह देता है दैट आई एम पॉसिबल, क्योंकि देखे ना हिज्जों के रोज़े आई और एम पहले आ जाते तो। शट अप अनादिल, क्या तुम हर वक्त लफ्ज़ों और उनकी गिनती के पीछे पड़ी रहती हो? रात के इस वहर में लड़की दिलहाम बा को चैन नहीं लेने वाली थी। ये क्या कह रहे हैं आप दाराजन, मैं भला इमरे से शादी कैसे कर सकता हूँ? वो सुर्ख चेहरा लिए बीजान की तमाम तर खुरियों को इग्नोर किए इनके सामने आया था। और तो बख्त हवेली के उसूलों से रूगर्दानी करोगे बेटा जी। हमेशा नरम मिजाज रहने वाले दाराजन को भी इसकी रविश पर गुस्सा आया था। पर मैं अरीना से शादी करना चाहता हूँ। वो दो टोक अपना फैसला सुनाने लगा था। सुने जी, सही तो कह रहा है, आप अफरीन को मना कर दे बल्कि मेरे के लिए कोई और बर्ड ढूँढ लेते हैं। अरीना बच्ची मेरे दिल को भी भाई है तो बस बहुत हो गया। अगर इसे हमारा फैसला मंज़ूर है तो यहाँ रहे, नहीं तो कहीं भी मुँह कर ले। मैं ये समझूँगा कि तीसरा बेटा था ही नहीं मेरा। दाराजान की धमकी पे बीजान के दिल पकड़े बैठे थे। अजीब सी सननैली तर आई थी बख्त हवेली के मुक़ीमों के दिल पर। खुद की लड़ाइयाँ लड़ने के बाद वो अरीना के पास आया था। हमारे पास इसके सिवा कोई चारा नहीं था कि हम भाग कर शादी करें।
इसके बाद वो अरीना के सर पर लगी थी। तभी वो इंतहाई बेमर्दी का इज़हार करने लगी थी। "ये कैसी बातें कर रहे हैं आप शाहबख्त? हम कहीं नहीं जाने वाले। आप हमारी अपिया की चॉइस है, हम खुश हैं। उन्होंने हमसे ही पूछा था कि वो शाहबख्त को पसंद करती है, तो हमने इन्हें कहा बाबा से बात कर लें। सॉरी, अगर आपको हमसे कोई रग़बत हुई तो इसमें हमारा कोई कसूर यकीनन नहीं है।" अरीना का दो टोक जवाब शाहबख्त का दिल तोड़ गया था। शायद वो बहन के लिए कुर्बानी देना चाह रही थी, इसलिए उन्होंने आखिरी बार की कोशिश की थी। लेकिन दारा जान ने किसी किस्म का साथ न देने का ऐलान करते कतई ताल्लुक का जवाब देते। अरीना का रिश्ता अफरीन ने अपने छोटे भाई के बेटे मुनीब बख्श से तय कर दिया और साथ में झट मंगनी पर निकाह भी कर दिया था। शाहबख्त ने अपनी मोहब्बत को यूं नीलाम होते देखकर चुप साध ली थी। अब इनके सिवा दारा जान के फैसले के आगे सर झुकाने के सिवा और कोई रास्ता न था। मोहब्बत मिली नहीं थी जिसका रोक लेते और उम्मीद बची नहीं थी जिसके सहारे उम्र बिताते। वक्त थोड़ा सा और सिरका था। अरीना और इमरे दुल्हन की सज धज लिए अपने पिया के आंगन में चांद बन के उतरी थी। जहाँ इमरे इतनी जल्दी अपनी मोहब्बत पालने के सरूर में मुब्तला थी, वहीं शाहबाग इनके वजूद में अरीना की खुशबू तलाश करते नजर आते। जब शादी के 2 साल बाद इनकी झोली झोली में दल्हाम बख्ने आते, इन्हें किसी एक से चलने पर मजबूर कर दिया था। इन्हीं दिनों एक ऐसा वाक़या होता जिसने शाहबाग की बुनियादों को हिलाकर रख दिया था। मुनीफ बख्त और अरीना का इंतहाई सीरियस एक्सीडेंट हुआ था, जिसके बाद वो उजड़ा सुहाग लिए बेवी की चादर उड़ गई थी। डॉक्टर ने इन्हें उम्मीद से होने की नवी सुनाते हुए तड़प कर रह गई थी। दूसरी तरफ शाहबाज अपने मोहब्बत के यूं उजड़ जाने पर इमरे से बददिल नज़र आते थे और इनके दरमियान होती छोटी छोटी रंजिशें कभी कभी शिद्दत अख्तियार कर जाती तो बड़े मिल बैठ के फैसले करते सुलझाते थे। इधर अरीना को अपना वजूद चोर लगता था, जिसकी वजह से ये सब हो रहा था। वो मोहब्बत जो राग बन गई थी। अरीना को सामने देखा शाहबख्त के लिए अपनी जज्बात पे काबू रखना आसान नहीं था, लेकिन वो फिर भी दलाम बख्त के लिए खुद को इमरे की तरफ मुतवज्जा करने लगे थे। इसका हल यही निकला था कि वो इन सब से दूर हो जाए। तलहम बल्दियाती इंतखाबात के सिलसिले में गाँव आया तो अपने बिज़ी शेड्यूल से वक्त निकालते हवेली आया था। सामने बीचा और मम्मा कपड़ों का ढेर निकाले बैठी थी, जबकि एक तरफ कई एक जदीद और पुराने फैशन के गहनों के अंबार लगे थे। लो आ गया दुल्हा दुल्हा बीत, बताओ दुल्हा इनमें से कौन कौन से ड्रेसेस परी के लिए रखूँ तुम्हारी दुल्हन के। मम्मा की बात सुनते इसका चेहरा और नज़रों के सामने आग समाया था, साथ ही इसके इरादे अगर वो सब जान लेते तो यकीनन मायूस होते। जो आपको अच्छा लगे मम्मा जानी। दुल्हन ने ज़रा के झुकते इनका पेशानी का बुसा ले तो उसकी इस कदर मोहब्बत पर निहाल हुई थी। शादी अभी इन्हीं की करवाएं, मोहब्बत भी इन्हीं पे निछावर हो, हम तो जल जल के मर जाएं। तुरंत की आमद शिकायत से बढ़ती। अल्लाह रे इस लड़के का नाशुक्रापन। बीजान के कहने पे दुल्हन ने इनकी बराबर नसें संभाली थी। इसे अपने रिश्तों से बेपनाह प्यार था और रिश्ते ही इसकी कमज़ोरी थी। लो आपके इस सबूत से पहले हम निकाह शुदगान की लिस्ट में पाए जाते थे, ज़रा कोई ख्याल ही रख लेता तो। तुरंत ने बरमला शिकवा किया तो सबके लबों पे मुस्कुराहट दर आई थी। कल तुम्हारे दाराजान अना बच्ची के पास जाना चाह रहे हैं और वो अकेली वहाँ कैसे भला शादी के इंतजाम करेगी, इसलिए दोनों के फंक्शन एक साथ निपटाते हैं और इसे यहाँ आने के लिए मनाना है। बीजान ने अपना इरादा बताया, सर हिलाकर रह गया और उसके अलावा कर क्या सकता था। बीजान और दाराजान आए तो उनके साथ रम्स और परिहान भी चली आई थी। तुरंत बख्त भी मौजूद था। सच में दल्हा भाई की चॉइस कितनी प्यारी है ना, रम्स ने नाजुक सी अना को फरफरदा निगाहों से देखते हुए कहा। हाँ, ये अपनी किस्मत का वक्त ढूंढने वहाँ पहुंची थी, तभी मिल गया और एक हम है जो मुअस्सर है पर कदर नहीं है। दुरेत ने तो बीच की सारी कार्रवाई से आगाह था, तभी तो मैंने अंदाज में कहा था, अच्छा है ना भैया कि नैया पार लगी तो अब तुम्हारी बारी आएगी। रमज़ी से चढ़ा तो दुरेत की निगाह पर रेहान की तरफ उठी थी, जिसने रुख मोड़ लिया और वो गहरी सांस भर के रह गया था। अपनी ऐसी किस्मत कहाँ क्या ही अच्छा हो अना यार, तुम हमारी परहान की को अपनी शागिर्दी में ले लो। सुरेंद्र अन्ना के सामने अर्जी रखी तो वो फरहान की चेहरे पर छाई लाली और दुरेत की आंखों की चमक का कनेक्शन जोड़ना चाहा था। मेरे ख्याल से हमें शादी की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए, और बेटा क्या ही अच्छा हो कि हम अन्ना बच्ची को घर ले चले और सारी रस्में एक साथ ही की जाए। दाराजान की बात सच में इसका दिल धड़का था। बीजान और लड़कियां इसे परी के सूट दिखाने लगी थी, जबकि हवेली की लड़कियों के साथ इसका अंदाज काफ़ी हद तक सपाट सा रहा था। वो सादा लड़कियां इसे शर्माहट पर मामूर कर रही थी।
अगले आने वाले दिनों में शादी की डेट फिक्स कर दी गई थी। इस दिन वो अपने घर का सामान समेटने में लगी थी जब दिल्हाम चला आया। तो ये तुम्हारा आखिरी फैसला है। कड़क कॉटन के सूट में मलबूस कंधों पे शॉल रखे वो रिवायती लैंडलॉर्ड ही लग रहा था। इसे जो एक बार फिर इसे रास्ते की दुश्वारियों से आगाह कर रहा था। अभी भी कोई शक है क्या? अना ने बैग शुदा सामान की तरफ इशारा किया। तुम जा क्या रही हो आखिर? वो झंझलाया सा था। वो लड़की इस जैसे मजबूत असाब के बंदे को घायल कर रही थी। दलहाम बक का दिल एक अदा से कहते इसने दलहाम के दिल पर हाथ रखा था। वो बेसाख्ता उसका हाथ झटक गया तो खफ के मारे अना का चेहरा सुर्ख पड़ा था, लेकिन दूसरे ही लम्हे अपनी अजली ठंडाई से दलहाम के करीब होते इसके सीने पर सर टेका। अपने दोनों बाजू इसके गिर्द वाकिए ना छुड़ा सकेगा दामन जो मैं दिल की बात कह दूं। एक अदद से गुनगुनाए तो दिल्हाम के पाँव जमीन पर जगड़े गए थे, जबकि इसका हिसार तोड़ने की अब मुस्ताकी नहीं की थी। मैं बेहतरीन हमराज हूँ दिल्हाम, वक्त आजमा के देख ले। वो सर उठाया, इसकी गैर व गदब का शिकार होती नजरों में देखती बोली थी। दिलाम कितनी साथे खामोश खड़ा रहा, लेकिन वो इस 1.5 फीटी लड़की से हार नहीं सकता था। तभी इसे फासला बनाती अना को अपनी गिरफ्त में लिया तो वो चौंक उठी। ये प्लान तो इसका था। दलाम बख्त क्यों? वो बाजीगर अच्छी नहीं थी, तभी दुश्मन के वार से सहम जाया करती थी। और कितनी बारी दलाम बख्त ने इसकी इस कमजोरी को समझा और परखा था। चाक दामन कर दिया तो बेहिजाबी के मंजर सह नहीं पाएंगी। अनादिल इसके लिए आग पानी के खेल से दूर रहिए ना। दलाल ने जरा से झुकते इसके कानों में सरगोशी करते लबों को हल्की से इसकी सरदार गर्दन से मिस किया था। तासुर यही दिया कि गलती से हुआ है, जबकि इसकी जसारत पे अनापुत बनी थी। कितने बदतमीज हैं आप, यूँ खामखा के अकेले होने का एडवांटेज नहीं ले सकते। अब कि वो उसे पीछे धकेलने लगी तो दिल्हाम मजीद शरारतों में माइल नजर आया था। हम अहले कदरदान है, क्यों यूं करीब आए तो पीछे धकेलना गोया मेहमान की बेकदरी है। दिल्हाम वक्त की गर्म सांसों का बोझलपन बढ़ते हुए एक बार फिर से शरारत कर गया तो अना की जान पे बन आई थी। मुझे आपकी किसी कदर की ज़रूरत नहीं अना, अपना मुकाम खुद बना लेगी। छोड़े मुझे, फजूल इंसान लड़कियों को पकड़ने की भी तमीज़ नहीं है। वो अनाप शनाप बोलती दलाम को मज़ीद उकसा रही थी। वही तो तजुर्बा कर रहा हूँ, हालांकि कोई दो दो बीवियों का इल्ज़ाम भी लगा चुका है मुझ अनाड़ी पे, जिसे शराब और शबाब की लत भी है। शराब नशे शबाब तो मुअस्सर है, और वो भी मुकम्मल हक के साथ। यकीनन एतराज़ की कोई गुंजाइश ही नहीं बचती अब तो। दुल्हन ने अब केस से उठाए बेडरूम का रुख किया तो अना गड़बड़ाई थी, मगर वो तो इसे किसी और ही मूड में नजर आया था। देखे दलाम, वक्त मैं आपकी बहुत इज्जत करती हूँ, इसका ये मतलब नहीं आपका जो दिल चाहे आप वैसे करेंगे। जबकि अना के बाकी मानदा लव अल्फाज दलहाम के लबों ने चुने तो दहशत से इसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। इसे अपनी सांसें बंद होती मालूम हुई थी। वो उसके कंधों और सीनों को नोचते दलाम को पीछे हटाने की तकवा करने लगी थी, पर इस पे तो जैसे फ़र्क ही नहीं आया था। अना की गैर होती हालत पे मुस्कुराते इसके लबों को अपनी कैद से आज़ाद किया तो गहरी गहरी सांसें भरती ऑक्सीजन की कमी को पूरा करने लगी थी। आजमाने की कोशिश मत करना अनादिल, वरना तन्हाइयों को अपने बस में करना आता है मुझे, एक्सपीरियंस शुदा बंदा हूँ। भारी लव लहजा अना का दिमाग फुल ऑन कर चुका था। इसने कांटदार निगाहों से गुलाम को देखा जो अपनी शर्ट के बटन खोलते इसके दिए जख्मों का जायजा लेने लगा था, जबकि इसका दुपट्टा सीना खुला गिरबान अना को शर्म के मारे रुख मोड़ने पर मजबूर कर गया था। गुलाम ने चिनोटी दिल हाथी दोस्त बनाने की दावेदार लड़की को देखा तो लबों पे गहरी मुस्कुराहट खिल गई थी। मैं दाराजन से आपकी शिकायत लगाऊंगी कि आप मुझे टॉर्चर करते हो और इस शादी को ख़त्म करने के लिए मुझ पर प्रेशर डाल रहे हैं, फिर देखिएगा अपना इंजाम। अना ने तगड़ी धमकी दी तो वो इसकी किस्मत पर अफ़सोस करके रह गया। सिर्फ़ 2 बातें और दाराजन के सामने तुम्हारा ये सिद्दी सावित्री का सारा नाटक खुल जाएगा। अगर कोई इज़्ज़त दे रहा है तो अनादल तो बेहतर है ले लो, इस रिश्ते के अंजाम की फ़िक्र ना करो। वो तो वही होगा, हक दुल्हन बख्श जाएगा। बिना इसकी बात से मुतासिर हुआ, इस पे आदत धमकी का जवाब धमकी से दे दे। इसने बाहर की तरफ कदम बढ़ाए। बाहर आप मुझसे सामान ले आएगा। इसके सुर्ख पड़ते चेहरे को देखते दुल्हन ने इसे बाहर आने का हुक्म दिया तो घर छोड़ने का सोचते इसका दिल भर आया था। पर बड़ी मंजिल के मुसाफिरों को छोटी छोटी चीज़ें इतना भी मुतासिर नहीं कर सकती थी। तभी वो बाहर आए तो दुल्हन बखूब फ्रंट सीट पर ऐसा देखकर कन्फ्यूज़न का शिकार नजर आई। वो किसके साथ जाने वाली थी, क्योंकि पीछे मूसा की गाड़ी खड़ी थी। क्या दोबारा से इनविटेशन देना पड़ेगा? कड़े तेवरों से घूरते सेना को कहा तो वो सर झटकते इसके बराबर में आ बैठी थी। मोहल्ले वाले दुल्हन बख्त को अना के हमरा देखते मुख्तलिफ जहमोगिया में मसरूफ़ नजर आए, पर इसे परवाह ही नहीं थी। सुनो, इस बात की क्या गारंटी कि तुम मुझे बिना नुकसान पहुँचाए गाँव लेके जाओगे? गाड़ी स्टार्ट होते अना स्टार्ट ले चुकी थी। सही सोचा, मैं तुम्हें ले जाने वाला भी नहीं हूँ, सामने देखते उसने कहा था।
ओह! पता नहीं कैसे झेलूँगी मैं इस शख़्स को सारी उम्र। देखो तलहा वक़्त मेरे लिए मेरे अपने काफ़ी नख़रे हैं, तो मैं आपके नख़रे नहीं सह सकती। ओके, तो ज़रा ये अपना अगर एक लफ़्ज़ और बोला तो बाहर फेंक दूँगा और कह दूँगा कि तुम भाग गई हो। वो इस वक़्त इसकी फ़िज़ूल कोई सुनने के कतई मूड में नहीं था। और आता क्या है, वक़्त हवेली के मुक़ीमों को इल्ज़ाम लगाने के सिवा। अना की बात पे दुल्हाम का दिमाग एकदम से खाली हुआ था। दूसरे ही लम्हे हवा से बातें करती गाड़ियों को देखते हुए अंदाज़ा कर चुकी थी कि बेवक़्ती बोंगी इसके साँप चटकने लगे थे। 2 घंटे बाद वो अपनी मंज़िल पे पहुँच चुके थे। एक बार फिर वो यादों की मस्कन में उतर आई थी। सब इसे वहाँ देखते बहुत खुश थे, माँ सिवाय इसके जिसके नाम से मंसूब करके लाई गई थी। वो इसे यहाँ लाते ही भूल गया था और पलट के भी नहीं आया। अना के हवेली पहुँचते शादी आने बज उठे थे। हवे हवेली में इतने साल बाद कोई खुशी आई थी और एक और वजह ये भी थी कि हवेली के सबसे बड़े बेटे की शादी थी जिस पर सब खूब हल्ला-गुल्ला करना चाहते थे। क्या उजड़ा दियारे मन के घूम रहे हो, अना के दिल-ए-बख़्त और उसकी शादी पे शानदार लगना चाहिए। वो काफ़ी दिनों बाद घर आया तो पहला सामने अनन से हुआ था शाम में, चूँकि इनकी मेहंदी का फंक्शन था। सो बाबा जान और दारा जान ने इसे हद दर्जा प्रेशराइज़ किया था। अब तक इलेक्शंस का बहाना भी ख़त्म हो चुका था। बिना जवाब दिए वो आगे बढ़ना चाहता था कि अना ने शरारती अंदाज में इसके सीने के सामने दीवार हाइल की थी। मेरी मेहंदी देखो, यहाँ तुम्हारा नाम भी गुंदा करवाया है, अना की जान दिलहाम। वो दोनों हथेलियों को साथ जोड़े खड़ी थी, जहाँ हथेलियों के दोनों सिरों पर अधूरा अधूरा बनाया गया दिल एक साथ जोड़ने से मुकम्मल हो रहा था और दोनों हाथों पे बिखरी तहरीर भी हाथ जोड़ने से वाज़ेह हो रही थी। हद दर्जा वाहियात झलक रहा है तुम्हारी इस हरकत से, वो सुलगते हुए बोला था। अरे वाह! ऐसे कैसे भला, एक सरप्राइज़ आपके लिए भी तो है ना। रम्ज़ बरिहान दादी जान देखें तो दिल्हम वक़्त आए हैं। दिल्हम इस हरकत की वजह नहीं समझ पाया था जब घर की ख़वातीन खरामा-खरामा से चलती इसके पास पहुँची थी। सच में भैया, हमें तो यकीन ही नहीं हो रहा कि आज आपकी मेहंदी और आप ही गायब हैं। रम्ज़ इसके बाजू से जुड़ी तो दूसरे से बरिहान, हम आपकी शादी पे सारे अरमाना चाव पूरे करने वाले हैं, इसलिए आज हम हमें बिल्कुल नहीं रोकेंगे। रम्ज़ ने लाड से कहा तो वो महज सर हिलाए से नासमझी से देखने लगा था। अरे लड़की भाई, इतना सफ़र करके आया, इससे पहले रेस्ट तो करने दो। शाम में मेहंदी भी तो है। और ना, ये क्या बात हुई भला, तुम ऐसे कैसे इसके सामने मुँह उठाए खड़ी हो? दुल्हन बन के रूप नहीं आएगा। मम्मा की आवाज़ पर वो चौंकते हुए उसे देखने लगा था। देखा तो पहले भी था लेकिन नोटिस नहीं लिया था। वो अब ज़र्द मायूं के सूट में बलबूस उपनट के रंग का निखार लाए लड़की बेहद हसीन लग रही थी। दुल्हन की मौत को देखते हुए मुस्काई तो रुख वो मोड़ गया था। मैं तो आना नहीं चाह रही थी आंटी, लेकिन दुल्हन ने कॉल करके इतना इंसिस्ट किया। इनफैक्ट उन्होंने ये तक कह दिया कि अगर मैंने हवेली की ख़वातीन की मानकर इनसे पर्दे वाला कोई मेलो ड्रामा क्रिएट किया तो सारी रस्में भी अकेली करना। निकाह वो तो था जो हो चुका है, मैं आऊँ ना आऊँ क्या फ़र्क पड़ेगा। तो बस दादू, मैं भी डर गई थी, आखिर के पूरी हवेली की इज़्ज़त का मामला था। है ना, मासूमियत के तमाम रिकॉर्ड तोड़ते इल्हाम के फरिश्तों को भी सब सुनवाया जो उन्होंने इसके मुँह से सुना तक नहीं था। मतलब झूठ की परकाला थी वो लड़की। इल्हाम का दिल चाहता है इसे शूट कर दे, जो सबकी दबी-दबी हँसी और सौ मैनी निगाहों का सामना मुश्किल हुआ था। वो नहीं जानता था कि आज के दिन वो हद दर्जा सरप्राइज़ होने वाला है। कमरे में जाते इसने रेस्ट कम ना की नौटंकियों को ज़्यादा सोचा। काफ़ी देर खुद से लड़ते इसे सोए हुए थोड़ी देर हुई थी जब अजीब से एहसास पे उठ कर बैठा था। जहाँ इसके रूम से निकलती अना ने इसकी तवज्जो अपनी तरफ खींची। क्या कर रही हो तुम यहाँ? अपनी ही नहीं तो कम से कम दूसरों की इज़्ज़त का ख़्याल रख लो। वो तेज़ी से इसके सर पहुँचा तो अना के कुछ सहमे अंदाज़ में इसे देखा। मैं तो बस वो देखने आई थी कि आप सो रहे हैं या नहीं। मेहंदी के फंक्शन पे दूल्हा औंगता हुआ अच्छा थोड़ी ना लगेगा। अना के अंदाज़ में पहले जैसे खुद एतमादी ना थी और उसने जब कुछ गड़बड़ की थी वो हकलाई थी। तलाम थोड़ा अलर्ट हुआ था जब अना की बार-बार उलझी नज़रों को फ़ोकस किया जो उसके हाथों पे थी। वो थोड़ा चौंकना और अगले ही लम्हे फुल ऑन हाइपर हुआ था। ये क्या बदतमीज़ी है तुमने किया क्या किया है ना? ये दलाम बख्त की दराज़ हथेली के दरमियान एक दिल बनाया गया था जिसमें दलाम का दिल अना लिखा गया था। नहीं, नहीं, नहीं माँ कसम, मैंने नहीं लिखा। ये तो फरहान और रम्ज़ ने लिखा है। मैंने तो जस्ट तेज़ी से जलती ज़बान दाँतों में अटकी थी। वो इसके बाद में निपटने का सोचे तेज़ी से हाथ धोने के लिए गया था, लेकिन मेहंदी अपना रंग बड़े तरीके से दिखा गई थी। वो वापस पलटा तो अना गायब थी। वो लड़की वाक़ई इम्पॉसिबल थी। कितनी देर चलते-फिरते वो अपनी हथेली को छुपाने के तरीके करता रहा, लेकिन देर कुछ सोचते इसने मूसा को कमरे में बुलाया था। मुझे इस बेवकूफ़ लड़की की मुसीबत का हल दो। दल्हाम ने हथेली फैलाई तो मूसा को भी हँसी आई थी।
जिस ने सर झुकाए से छुपाना चाहा। तुम्हें ये मजाक लग रहा है? दूसरे ही लम्हे साथ गैर बॉस के जैसे धारा तो मूसा अपनी पोजीशन में आते नफी में सर हिला गया। सर अब हाथ में बैंडेज कर ले ताकि सब यही समझे कि आपको यहाँ जख्म हुआ है और इस तरह कोई आपका हाथ नहीं देख पाएगा। मूसा ने अपनी समझ से एक बेहतरीन हल दिया था। धनाब को खुद पे गुस्सा है कि इतना वो भी सोच सकता था। खामखास मूसा को अपना हमराज बनाया था। ठीक है, तुम जाओ, रम्स को भेजो यहाँ, इसे हुक्म देता रुख मोड़ लिया था। मूसा सुस्त रवि से चलते बाहर आए तो सामने ही वो फूल वालों को मुख्तलिफ इंस्ट्रक्शन देती नजर आई थी। नारंगी रंग के बनारसी सूट में मलबूस हमेशा की तरह खुसूसी तैयार नजर आई थी। पूरी हवेली में वाइट लड़की थी, शायद जिसे रिवायती जग रानी का रूप धारने का शौक अक्सर चुराए रहता था। रम्स बीबी, आपको दुल्हान साहब बुला रहे हैं। अपनी बात मुकम्मल किए वो नजरें झुका गया था। ओह साहब, कितना के नौकर से तो पहले निपट लूँ मैं। हमेशा के जैसा अंदाज मूसा ने भी रिवायत कायम रखते लबों को सिया था। शाम का क्या प्लान है? मैंने दर्जी ई बाबा से तुम्हारे लिए कुर्ता शलवार सिलवाई है। मुझे ये लिबास पहनते हुए नजर ना हो तो। हमेशा की तरह रोब चढ़ा गया था, जिसे हमेशा की तरह ही नहीं माना जाने वाला था। किस दिन तुम्हारे लबों पे लगे कफल टूटेंगे? से आंखें उदासी से बोली। मैं जाऊं बीबी साहब? बिना इसकी बात को रिस्पॉन्स किए मूसा ने हमेशा वाले दो जुमले अदा कर दिए थे। एक पैगाम देना और दूसरा इजाज़त लेना, जबकि तीसरा काम तो इन दो जुमलों के दरमियान का था। हमेशा इसकी सुनना। वो लड़की जो अमीर गरीब मालिक नौकर के फ़र्क से बेत मूसा की मोहब्बत में गिरफ्तार थी और बरमला इजहार भी किया जाता था, रोब जमाया जाता था। मूसा ने कभी नमक हरामी का सबूत नहीं दिया था और न ही कभी इसकी बातों को संजीदा लिया था। अपने मालिक से कह दो मैं नहीं आ रही, वो गुस्से में फनकारी थी। वो सर हिलाते वहाँ से हट गया। दिलहाम के कमरे की तरफ जाने की बजाय बाहर का रुक गया। वो तिलमिला कर रह गई थी क्योंकि मूसा को यकीन था दिलहाम वक्त पुकारे और वो ना जाए, ऐसा हो ही नहीं सकता था। वो कमरे में आए तो उसे अपनी हथेली को घूरते पाया था। फौरन से मामले की तह तक पहुंचने पर अपनी टीचर अना का पढ़ाया गया सबक याद करते खुद को ऑल इज वेल से मिलाया और दूसरा सबक शैतानी करते साथ ही मासूम बन जाने वाला इतना मासूम कि अगला आपको रोक के गले लगा ले। जमर क्या है ये? दुल्हन की गसीली आवाज़ सारे सबक भुला गई थी और वो मिनमिनाते हुए आगे बढ़ी। भैया, वो आपकी ख्वाहिश, आई मीन अना भाभी ने बताया था कि आपकी ख्वाहिश है इसका नाम हथेली पे लिखे। मोहब्बत जो है आपको इनसे, लेकिन सबके सामने अपनी इस ख्वाहिश को पूरा नहीं कर सकते तो हमने सोचा आपको सरप्राइज़ करें। हद दर्जा एक्साइटमेंट की इसकी आवाज़ में घुली थी और इतनी ही कड़वाहट गुलाम के गले में अना के एक और बकवास प्लान पर खुली थी। वो लड़की कुछ भी बोलती और तुम लोग बिना तस्दीक अमल करते नजर आते हो। अगर आइंदा तुमने और परिहान ने इसके किसी बकवास प्लान में हिस्सा लिया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। वो उंगली उठाए से वार्न कर गया तो जमरे ने उमड़ते आंसू को जब्त किया और दिलहाम पूरी तरह हारा था। क्यों रो रही हो अब? 2 मिनट में नरम पड़ते हुए उसे अपने आंसू के घेरे में ले गया था। आई एम सॉरी भैया, बस हमें पता है आप हमारी वजह से अपनी बहुत सी ख्वाहिशें नहीं छुपाते, नहीं छुपाते, लेकिन अना तो आपकी मोहब्बत है ना, तो इसे आपकी हर ख्वाहिश पता होती है। हम तो बस आपको खुश करना चाहते हैं। सॉरी अगर बुरा लगा तो। रम्स की बात पर वो गहरी सांस भर के रह गया था। इसके घर वाले से ज़बरदस्ती की मोहब्बत करवाना चाहते थे इस लड़की से। फर्स्ट एड्स बॉक्स लेकर आओ। हल्के से एक अकीदत भरा भूसा इसके सर पर देते से रम्स को सामने करते कहा था। क्या हुआ भैया, आपको चोट लगी है क्या? वो चौंकती हुई फौरन परेशानी से बोली थी। हाँ, तुम सबका मिलके दिया गया जख्म छुपाना है। दुल्हान ने शरारत भरी निगाहों से इसे देखा तो वो अलझी और फिर जब वो फर्स्ट एड बॉक्स ले आई तो दुल्हान ने अपनी हथेली इसके सामने कर दी। मैं नहीं चाहता रस्म में ख़वातीन की नज़र तुम लोगों के कारनामे पे पड़े। इसने रम्ज़ को बजाय मज़ीद छाड़ने की शर्मिंदा करने पे इक्तफ़ा किया था। वो उसके हाथ में मसनूई बैंडेज किए बाहर आई थी। शाम में तकरीब के लिए रेडी हुई होती अना के पास आई थी जो फरहान से किसी बात पर उलझ रही थी। एक गड़बड़ हो गई गाइस, चेहरे पे ताज्जुब जारी किए वो इनके दरमियान आ बैठी थी। क्या हुआ? यकीनन मेरे दुल्हा बख्त ने कोई चाँद चढ़ाया होगा। अना ने हाथों में कांच की चूड़ियाँ चढ़ाते हुए कहा था। हाँ, कितना अच्छे से जानती ना आप अपने दुल्हा बख्त को। रम्ज़ ने बिना लगी पट्टी रखे फ़ौरन से इसकी तारीफ़ की थी। यार मेरा तो बहुत बुरे तरीके से बीपी लो होने लगा है। अब फूट भी पड़ो कि क्या हुआ है आखिर? सदा के नाजुक दिल पर रेहान ने हौलाते हुए कहा। दुल्हा बख्त का लेफ्ट हैंड ज़ख्मी हो गया है। उन्होंने खुद कहा है कि मुझे नहीं पता, पर मैं इन गुनाहगार हाथों से अपने प्यारे वीर की पट्टी कर कर आ रही हूँ। अपनी टीचर अना के सबक का यहाँ बखूबी इस्तेमाल किया गया था, लेकिन अना ने फ़ौरन से पकड़ा था। तुम झूठ बोलो रम्ज़, ये लिखवा लो मुझसे। अना ने पूरी यकीनी अंदाज में दावा करते हुए कहा तो फरहान ने पास पड़ा कलम और राइटिंग पैड उठा लिया। क्या वाकई ऐसा लिख दूँ?
वो कन्फ्यूज़ ही पेंसिल मुँह में दबाए बोली तो अना ने इसे आंखें दिखाई। एक दिन रम्ज़ का ज़रूरत से ज़्यादा शातिर होना और फरहान बीबी का बेवजह का मासूम होना तुम्हें ज़रूर लिखवाएगा। बकवास लड़की, मैंने तो मुहावरतन बोला था। अना ने फरहान को रिएक्शन दिया तो वो सर झटकती अपनी इतनी इज़्ज़त अफ़ज़ाई को हज़म करने लगी थी। बोलो अब जो सच है। फरहान के बाद रम्ज़ की बारी आई थी। क्या बताऊँ, यही सच है। पहले वाला कॉन्फिडेंस मकसूद हुआ था। तुम झूठ बोल रही हो, मैं ये साइकोलॉजी से साबित कर सकती हूँ। नंबर 1, झूठ बोलते हुए तुम बिना टारगेट को देखते मतलब कि नज़रें चुराते बोल रही हो। नंबर 2, तुम्हारे अंदाज में लड़खड़ाहट है। लो पकड़ लिया झूठ। अना ने बिना अपने दुल्हनापे वाले सजे रूप की परवाह किए रम्ज़ को ज़ेर किया तो वो चिल्ला उठी, ओके ओके बता रही हूँ, पर प्रॉमिस कि भैया को नहीं बताओगे तुम लोग। इसने मशकूक नज़रों से इन्हें देखा तो उन्होंने फ़ौरन ही नफ़ी में सर हिलाया था। अना की हवेली आते ही इनसे कटने वाली हवेली इस जो खूब फ़ायदा दे रही थी, तभी तो रम्ज़ इस पे एतबार कर रही थी। भैया ने हाथों पे मेहंदी छुपाने के लिए ज़ख्म का बहाना किया है, जो मेहंदी के मिटने तक चलेगा। वो कच्चे पेट की मालिक फट चुकी थी। अना की आँखें चमकी थी। दुल्हा बा को किस चीज़ से एलर्जी है? अना का सवाल उठा, दोनों चौंकी। बुरा ना मानना अना, लेकिन इस वक़्त यही लगता है कि इसे सबसे ज़्यादा इस टाइम तुमसे ही एलर्जी हो रही है। फरहान की बरजस्ता जवाब पे रम्ज़ का भी कहकमा पड़ा था। इंतहाई का कोई घटिया जोक था जिस पर हँसी नहीं आई। अना को वाक़ई हँसी नहीं आई थी क्योंकि इसका दिमाग तो दुल्हान बाग के हाथों पे चढ़ाई जाने वाली पट्टी पे उलझा था। फूलों से, आई मीन रेड रोज़ेज़ से। रम्ज़ ने इसे जवाब दिया तो अना का दिमाग तेज़ी से प्लान बनाने लगा था। इस वक़्त स्टेज पर वो दुल्हन बक के साथ मौजूद थी। दादी, मम्मा और छोटी चची ख़वातीन को लेकर रस्म कर रही थी जब अचानक ही दुल्हन का रंग सुर्ख पड़ा था। वो थोड़े बेचैन सा बैठा था, अपने हाथों पे उभरते सुर्ख दानों से परेशान था और साथ में शुरू होती एजिंग। शायद इसकी वजह ये थी कि ख़वातीन मेहंदी लगाते इसके हाथ को बचाने के चक्कर में पट्टी को रंगती जा रही थी। रम्ज़, क्या तुमने मेहंदी में अर्क गुलाब मिलाए वो जो सुबह दाई अम्मा ने तैयार किया था मेहंदी के लिए? मुझे ऐसी-ऐसी खुशबू आ रही है। अना की बुलंद आवाज़ में सरगोशी पे वो चौंका था। हाँ, लेकिन रम्ज़, तुम्हें पता है ना दुल्हन को उन फूलों से एलर्जी है और तुमने मेहंदी में वही शामिल करवा दिए। इट्स नॉट फेयर यार, तुम्हें अपने भाई का सोचना चाहिए था। अना मुतफ़क्किर से बोलती जबकि दुल्हन बेतरह चौंका। ये अना को कैसे पता? और इससे आगे की सोच इसे मिठाइयाँ बेचने पर मजबूर कर गई थी। दुल्हन को उठने के लिए पर तोलते देखा, वो हल्का-सा इसकी तरफ झुकी। ये गलती मत करिएगा सरताज, पहले ये देख लें। अना के ने कहते हुए साथ मोबाइल में एक तस्वीर इसके सामने की थी। तालाब की नसें खुली थी। वो लड़की कुछ भी कर सकती थी। रम्ज़ और फरहान सिर्फ बेवकूफ़ बन सकती थी। वो बेबस सा बैठा था। बेटा, पट्टी बहुत ख़राब हो रही है, आप ही उतार दो, मैं एंटी एलर्जिक ट्यूब लाती हूँ। मम्मा ने परेशानी से कहते खुद ही इसके हाथे पर बंदी पट्टी खोलना शुरू कर दी। इल्हाम की सुर्ख आँखें अनाया के ऊपर गड़ी थी।